हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम यूनिट 3 के साथ स्टार्ट करेंगे, जो कि है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। ये आपकी यूनिट नंबर 3 है, जो एक्ट का नाम है आपके द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। कोशिश करेंगे कि हम इसे 1 घंटे के अंदर ख़त्म करें, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा यूनिट है। इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे। या The sale of goods involve transfer of ownership of property from seller to the buyer। जो आपकी सेल ऑफ गुड है ना, उसके अंदर इन्वॉल्व होती है कि ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। आप जब ओनरशिप करोगे तभी आपकी सेल मानी जाती है। और वो ओनरशिप कहाँ किससे किसको ट्रांसफ़र करनी होती है? सेलर टू बायर। इट इज़ एसेंशियल टू डिटरमाइन द टाइम। ये भी एसेंशियल होता है कि आप टाइम को डिटरमाइन करो एट विच द ओनरशिप पासिस, कि किस टाइम जो हमारी ओनरशिप है वो पास हो जाएगी सेलर से बायर को। ठीक है भाई। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम ऑफ ट्रांसफ़र। इंपॉर्टेंस टाइम की क्या इंपॉर्टेंस है ट्रांसफ़र के लिए? द जनरल रूल इज दैट द रिस्क प्राइमा फेसी ट्रांसफ़र या फिर प्राइमा फेसी पासिस विद द प्रॉपर्टी। कि जो आपका रिस्क है ना, वो प्राइमा फेसी पास हो जाता है, मतलब पहली नज़र में। प्राइमा फेसी का मतलब होता है कि पहली नज़र में, एकदम फर्स्ट इंस्टेंस में वो पास हो जाएगा प्रॉपर्टी के साथ आपका रिस्क। इन केस वेयर द गुड्स आर लॉस्ट और डैमेज, अगर हमारे गुड्स जो हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, मतलब खो जाते हैं या फिर डैमेज हो जाते हैं, द बर्डन ऑफ लॉस विल बी बोर्न बाय द पर्सन। तो फिर जो उस लॉस का जो बर्डन है ना, जो बोझ है, वो ही बंदा उठाएगा जो कि ऑनर होगा उस टाइम पर, जिस टाइम पर हमारे गुड्स लॉस्ट हुए हैं या फिर डैमेज हुए हैं। व्हेन द गुड्स आर लॉस्ट और डैमेज, वेयर द गुड्स आर डैमेज बाय द एक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी, जब हमारे गुड्स थर्ड पार्टी के किसी एक्ट के द्वारा डैमेज हो जाएंगे, इट इज़ द ओनर हु कैन टेक एक्शन। तो उस टाइम पर जो आपका ओनर होगा वही एक्शन ले पाएगा। शूट फॉर प्राइस, वही आपका केस कर पाएगा पैसे के लिए। बाय द सेलर कैन बी फाइल्ड ओनली व्हेन द प्रॉपर्टी पासिस टू द बायर। तो जो आपका सेलर है वो तभी केस कर पाएगा जब आपके गुड्स पास हो गए हैं बायर को पैसे के लिए, केस पैसे के लिए। ओके। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, अब हमारी प्रॉपर्टी कब पास होती है हमें दिया गया है सेक्शन नंबर 18 टू सेक्शन नंबर 26 के अंदर। क्योंकि ये हमारा कॉन्सेप्चुअल रिवीजन है, तो ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी हम इसलिए चलते हैं। रेगुलर क्लासेस हम लेंगे जनवरी और फरवरी में अपनी। पासिंग और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट एंड द फैक्टर टू डिसाइड लीगल राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ सेलर एंड बायर। तो देखो, जो हमारी ट्रांसफ़र हो रही है ना प्रॉपर्टी, उसका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और फैक्टर है, जो कि हमारे डिसाइड करेगा लीगल राइट्स को और क्या लाइबिलिटीज़ होंगी सेलर और बायर की। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इम्प्लाइज पासिंग ऑफ ऑनरशिप। हमारा पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि हम पासिंग ऑफ ऑनरशिप, जो हमारी प्रॉपर्टी है वो ऑनरशिप के लिए एक लीगल टर्म होती है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इफ़ द प्रॉपर्टी हैज़ पास टू द बायर, अगर हमारी प्रॉपर्टी बायर को पास हो गई है, द रिस्क इन द गुड इज दैट ऑफ द बायर, तब हमारा जो रिस्क है गुड्स के अंदर वो बायर का ही होगा, ना कि सेलर का। दो द गुड्स में स्टिल बी इन द सेलर पोजेशन, चाहे वो जो गुड्स हैं वो आपके सेलर के ही पोजेशन में क्यों ना हो। द रूल रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर डिपेंड ऑन द टू बेसिक फैक्टर। जो हमारा रूल्स है ट्रांसफ़र के लिए, वो दो बेसिक फैक्टर के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। उसके अंदर हमारे ये दो फैक्टर्स हैं, विच इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स, कि किस तरीके से हम गुड्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सेक्शन 18 के अंदर हमको दिया गया है। सेक्शन 18 प्रोवाइड डेट वेयर देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा ऑफ फॉर असर्टेन गुड्स, हमारे गुड्स असर्टेन है, जहाँ पर द प्रॉपर्टी इन गुड्स कैन नॉट पास टू द बायर, तब हमारी जो प्रॉपर्टी है गुड्स के अंदर वो बायर को पास नहीं होती है जब तक हमारे गुड्स क्या ना हो जाए, असर्टेन ना हो जाए। द बायर कैन गेट द ओनरशिप राइट, बायर को ओनरशिप राइट तभी मिलेगा गुड्स पर ओनली व्हेन द गुड्स आर स्पेसिफिक एंड असर्टेन्ड, जब हमारे गुड्स स्पेसिफिक होंगे और असर्टेन्ड होंगे तभी हमारे बायर को क्या मिलेगा, ओनरशिप का राइट। देन हमारे पास बी पॉइंट है, व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज की क्या इंटेंशन रही। द प्रॉपर्टी इन द गुड ट्रांसफर टू द बायर, जो हमारी प्रॉपर्टी है गुड्स के अंदर वो ट्रांसफ़र हो जाती है बायर को एट सच टाइम हैज़ द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट,
जब हमारी जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है वो इंटेंट कर रही, मतलब उनकी इंटेंशन ऐसी है कि हाँ अभी ट्रांसफ़र कर देनी है, तब हमारी जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र हो जाती है बायर को। सेक्शन 19 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है? प्रोवाइडेड फर्दर दैट फॉर द पर्पज ऑफ असर्टेनिंग द इंटेंशन असर्टेन करने के लिए, ठीक है, पार्टी शैल रिगार्ड बी टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, टर्म्स देखेंगे भी कॉन्ट्रैक्ट की, क्या कंडक्ट है पार्टीज़ को और क्या सर्कमस्टेंसेज रहे हैं केस के। सर्कमस्टेंसेज बोले तो परिस्थितियाँ। कुछ हमारे प्राइमरी रूल्स हैं, ठीक है, जो डिटरमाइन करेंगे पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम सेलर टू द बायर। फर्स्ट पॉइंट ए है हमारे पास, प्रॉपर्टी passes when intended to pass, property passes when intended to pass, ये हमारा दिया गया सेक्शन नंबर 19 के अंदर। where there is a contract for sale of specific good or certain good, the property in them transfer to the buyer at such time has the party to the contract intended to transferred। जब आपके गुड्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका, वो स्पेसिफिक या फिर सर्टेन गुड्स के लिए है, तब हमारी प्रॉपर्टी जब ही पास हो जाती है जब हमारी पार्टीज़ की इंटेंशन होती है उसे पास करने की। फॉर द पर्पज ऑफ असर्टेनिंग द इंटेंशन सर्टेन करने के लिए शैल बी रिगार्डेड एट द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कंडक्ट एंड पार्टी सर्कमस्टेंसेज, जो हमारा सबसेक्शन 2 के अंदर ऊपर हमने अभी पढ़ा था, वो हम सारी चीज़ें देखते हैं कि क्या इंटेंशन थी असर्टेन करने के लिए। अनलेस अ डिफरेंट अटेंशन अपेयर, जब तक कोई डिफरेंट अटेंशन अपेयर नहीं होती है कॉन्ट्रैक्ट से, जो रूल कंटेंट हुआ है सेक्शन नंबर 22-24 में, एंड द रूल्स असर्टेनिंग द इंटेंशन, और जो हमारे रूल असर्टेन कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ द पार्टीज एट द टाइम विच द पासिस टू द बायर, कि किस टाइम पर हमारी जो प्रॉपर्टी वो पास होगी बायर को, वो देखी जाएंगी। अब हमारे पास स्टेजेस हैं, ठीक है, कब जो प्रॉपर्टी हमारी पास होगी। स्टेजेस ऑफ गुड वाइल पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक गुड इन अ डिलीवरेबल स्टेज, हमारे स्पेसिफिक गुड एक डिलीवरेबल स्टेट के अंदर है। वेयर देयर इज एन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पर हमारा एक अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है फॉर द सेल ऑफ द स्पेसिफिक गुड इन अ डिलीवरेबल स्टेट, स्पेसिफिक गुड की सेल के लिए जो कि हमारे डिलीवरेबल स्टेट के अंदर है, और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अनकंडीशनल है। द प्रॉपर्टी इन द गुड पासिस टू द बायर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, जो हमारी प्रॉपर्टी होगी, जो ऑनरशिप होगी, वो बायर को पास हो जाएगी जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। एंड इट इज़ इमटेरियल वेदर द टाइम ऑफ पेमेंट, और ये इमटेरियल है कि आप टाइम ऑफ पेमेंट क्या है और क्या ही आपकी, ठीक है, ऑफ द गुड्स एंड बोथ इज पोस्टपोन्डेड, और जो प्राइस है दोनों ही आपके पोस्टपोन्ड किए जा सकते हैं, ठीक है, क्या क्या, प्राइस और डिलीवरी दोनों ही पोस्टपोन्ड आपकी किए जा सकते हैं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, स्पेसिफिक गुड टू बी पुट इन टू अ डिलीवरेबल स्टेट, मतलब हमारे गुड तो स्पेसिफिक हैं पर उन्हें भी डिलीवरेबल स्टेट के अंदर पुट करना बाकी है। Where there is a contract for the sale of specific good, the seller is bound to do something to the good for the purpose of putting them into the deliverable state, मतलब सेलर ऐसा कुछ काम करने के लिए बाउंड है जिससे वो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट के अंदर पुट हो जाएं। द पार्टी डज नॉट पास, तो हमारी जो प्रॉपर्टी वो पास नहीं होगी until such thing is done and the buyer has notice thereof, जब तक वो चीज़ नहीं हो जाती और आप बायर को नोटिस नहीं देते होते हो कि हाँ जो हमारे गुड्स हैं वो डिलीवरेबल स्टेट में हैं, अब तब तक हमारी प्रॉपर्टी पास नहीं होगी। तीसरा पॉइंट है हमारे पास, स्पेसिफिक गुड इन डिलीवरेबल स्टेट। अब आपके पास स्पेसिफिक गुड भी है, डिलीवरेबल स्टेट में भी है। व्हेन द सेलर हैज़ टू डू एनीथिंग देयर टू इन ऑर्डर टू असर्टेन प्राइस, अब यहाँ पर हमारा जो सेलर है उसे कुछ करना है जिससे कि प्राइस असर्टेन हो सके। वेयर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है, ये सेम लिखा हुआ है, बट द सेलर इज बाउंड टू वे मतलब वो से करना है क्या, असर्टेन करना है, मेजर करना है या फिर टेस्ट करना है, टू डू सम एक्ट और थिंग विद रेफरेंस टू द गुड्स को लेकर कोई काम उसे करना है, कुछ चीज़ मेजर करनी है, कुछ टेस्ट करने हैं। फॉर द पर्पज असर्टेनिंग द प्राइस, जिससे वो प्राइस को असर्टेन कर सके। द प्रॉपर्टी डज नॉट पास, तब तक हमारी प्रॉपर्टी पास नहीं होगी जब तक वो चीज़ें पूरी ना हो जाएं और आप बायर को नोटिस ना दे दो। देन हमारे पास गुड मस्ट बी असर्टेन, गुड्स हमारे असर्टेन होने चाहिए, हमारे पास बी पॉइंट है। वेयर देर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट असर्टेन गुड्स के लिए होता है तब हमारी प्रॉपर्टी जो है गुड्स के अंदर वो ट्रांसफ़र नहीं होती है बायर को, अनलेस एंड अनटिल द गुड्स आर असर्टेन, जब तक हमारे जो गुड्स हैं वो असर्टेन नहीं हो जाए। हमने सेक्शन 18 के ऊपर अभी पढ़ा भी था ऊपर। द रूल इन रेस्पेक्ट ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, जो हमारा रूल है पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में अनअसर्टेन गुड्स की, वो है गुड्स ऑफ द डिस्क्रिप्शन इन अ डिलीवरी स्टेट, डिलीवरी टू द कैरियर
इन फॉर ट्रांसमिशन। पहला पॉइंट है हमारे पास सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, मतलब डिस्क्रिप्शन से आपने अनअसर्टेन गुड्स को सेल करा है। वेयर देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड और फ्यूचर गुड बाय डिस्क्रिप्शन एंड द गुड ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन इन अ डिलीवरी स्टेट एंड अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट टू द कॉन्ट्रैक्ट आइदर बाय द सेलर और with the assent of the buyer or by the seller with the assent of the seller, the property in the good thereupon passes to the buyer। ये क्या बोल रहे हैं कि जहाँ पर आपके गुड्स अनसर्टेन है या फिर फ्यूचर गुड्स है पर आप उन्हें सेल कर रहे हो डिस्क्रिप्शन के साथ, ठीक है, और जो आपके गुड्स हैं वो डिलीवरेबल स्टेट में भी हैं, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अनकंडीशनल है, दोनों के ही नज़रिए से आपका जो सेलर है उसका भी वहाँ पर एसेंट है, मतलब उसकी मंजूरी है, और जो आपका बायर है उसकी भी मंजूरी है, तब आपकी जो प्रॉपर्टी है वो पास हो जाती है बायर को। सच असेंट में बी एक्सप्रेस, ऐसा जो एसेंट है मतलब जो बायर और सेलर की मर्जी है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। मे बी गिवन बाय आइदर बिफोर और आफ्टर द अप्रोप्रिएशन इज मेड, ये आपकी पहले भी दी जा सकती है और बाद में भी दी जा सकती है अप्रोप्रिएशन के। दैन हमारे पास सेकेंड पॉइंट है विच इज़ डिलीवरी टू द कैरियर, अगर आपने डिलीवरी कर दी है कैरियर को, ठीक है, वेयर इन परसुएंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द सेलर डिलीवर द गुड, जब हमारा जो सेलर है वो डिलीवर कर देता है गुड्स बायर को या फिर कैरियर को या फिर उसके बेली को, मतलब बायर के बेली को, फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रांसमिशन, जिससे कि उन गुड्स को वो ट्रांसमिशन में पहुंचा सके बायर के लिए, एंड डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, और अपने पास राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं रखता है, ही इज़ डीम्ड टू हैव अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट, तब हम उसे मान लेते हैं कि उसने अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट कर दिया है, ठीक है, द गुड्स ऑफ टू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उसने जो गुड्स हैं वो बिना किसी कंडीशन के अप्रोप्रिएट कर दिए हैं, दे दिए हैं बायर को, तो हमारी प्रॉपर्टी हो जाती है पास। फिर दिया गया आपको एनालाइज। देन हमारे पास सी पॉइंट है विच इज़ गुड सेंड ऑन अप्रूवल और ऑन रिटर्न सेल और रिटर्न बेसिस, ठीक है, विच इज़ सेक्शन नंबर 24। जब हम अपने जो गुड्स हैं उन्हें अप्रूवल पर भेजते हैं, मतलब सेल और रिटर्न पर भेजते हैं, या तो आप सेल कर दो या फिर उन्हें रिटर्न कर दो। वैन गुड्स आर डिलीवर टू द बायर, जब आपने गुड्स डिलीवर कर दिए हैं बायर को अप्रूवल पर कि आप या तो सेल करोगे या फिर इन्हें रिटर्न करोगे, और अदर सिमिलर टर्म्स, मतलब उन ऐसी किसी सिमिलर टर्म पर, द प्रॉपर्टी देयर इन पासिस टू द बायर, तब आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कब पास होगी बायर को। तो हमारे पास इसमें फर्स्ट पॉइंट है विच इज़ वैन ही सिग्निफाइज हिज अप्रूवल, जब वो अपना अप्रूवल दे देता है, मतलब बायर अपना अप्रूवल दे देता है या फिर एक्सेप्टेंस दे देता है सेलर को, और डज एनी एक्ट, या फिर कुछ ऐसा एक्ट कर देता है जिससे ये पता चलता है कि उसने अडॉप्ट कर लिया है उस ट्रांजैक्शन को, तब हमारी प्रॉपर्टी हो जाती है पास। बी पॉइंट है हमारे पास इफ़ ही डज नॉट सिग्निफाई हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस टू द बायर, मतलब ना तो उसने अपनी एक्सेप्टेंस दी है बायर को, ना ही उसने अपना अप्रूवल दिया है, बट रिटेन द गुड विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ रिजेक्शन, पर जो गुड्स है उन्हें रिटेन कर लिया है अपने पास, ठीक है। देन इफ़ द टाइम हैज़ बीन फिक्स्ड फॉर द रिटर्न ऑफ द गुड, मतलब जितना टाइम आपने फिक्स करा था कि इतने टाइम के अंदर या तो अप्रूवल दे देना या फिर हमारे जो गुड्स है उन्हें रिटर्न कर देना, और आपका बायर गुड्स को कर लेता है रिटेन और आपको नहीं बताता है कि मैं आपको ये वापस करने वाला हूँ ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ सच टाइम, तब जब वो टाइम ख़त्म हो जाता है, इफ़ नो टाइम हैज़ बीन फिक्स्ड ऑन द एक्सपीरिएशन ऑफ रीजनेबल टाइम, तो अगर आपने कोई टाइम फिक्स नहीं करा है तो जो एक्सपायरेशन होगी रीजनेबल टाइम की, तब हमारी जो प्रॉपर्टी वो पास हो जाती है बायर को। ही डज समथिंग टू द गुड्स विच इज़ इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग, वो कुछ ऐसा काम कर लेता है जो कि बराबर होता है गुड्स को एक्सेप्ट करने के लिए, डेट इज़ ही प्लेज और सेल द गुड, या तो वो उन गुड्स को गिरवी रख देता है या फिर उन्हें बेच देता है, मतलब कोई भी ऐसा काम जो कि बराबर है उस चीज़ के कि हाँ उसने एक्सेप्ट कर लिया है, तब हम मान लेते हैं कि जो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो पास हो गई है बायर को। देन हमारे पास है सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न, या तो आप जो सेल है वो कैश के लिए कर रहे हो या फिर आप जो गुड्स हैं उन्हें रिटर्न करोगे। इट मे बी नोटेड डैट वेयर द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड बाय अ पर्सन ऑन सेल और रिटर्न ऑन द टर्म्स डैट, ये आपको नोट करके रखना चाहिए, जहाँ पर गुड्स आपके डिलीवर्ड हुए हैं किसी बंदे के द्वारा सेल और रिटर्न पर, और जो टर्म्स हैं गुड्स की, ठीक है ना, जो टर्म्स हैं ऑन द टर्म्स दैट द गुड्स वर टू रिमेन टू द प्रॉपर्टी ऑफ द सेलर, कि जो गुड्स हैं वो सेलर की प्रॉपर्टी रहेंगे टिल दे आर पेड ऑफ या पेड फॉर, जब तक उनके लिए आप पैसे नहीं दे देते हो, उनके लिए आप पे नहीं कर देते हो, तो प्रॉपर्टी डज
देयर इन डज नॉट पास टू द बायर, तो जो आपकी प्रॉपर्टी है वो बायर को पास नहीं होगी अनटिल द टर्म्स आर कंपेल्ड विद, जब तक आप उन टर्म्स को पूरी नहीं कर देते हो, डेट इज़ कैश इज़ पेड फॉर, जब तक आप सेलर को कैश नहीं दे देते हो तब तक जो ऑनरशिप है वो पास नहीं होगी बायर को। देन हमारे पास डी पॉइंट है विच इज़ द रिजर्वेशन ऑफ द राइट ऑफ डिस्पोजल। अगर हमारा जो बायर है वो राइट ऑफ डिस्पोजल अपने पास रखता है, where there is a contract for the sale of specific goods or where the goods are subsequently appropriate to the contract, जब हमारी जो सेल ऑफ गुड्स है वो स्पेसिफिक गुड्स के लिए है और जहाँ पर हमारे जो गुड्स हैं वो सब्सिक्वेंटली अप्रोप्रिएट हुए हैं, ठीक है, टू द कॉन्ट्रैक्ट, द सेलर में बाय द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और अप्रोप्रिएशन, या तो मंजूरी से या टर्म से कॉन्ट्रैक्ट की, रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, तो वो जो राइट ऑफ डिस्पोजल है उसे रिजर्व करके रख सकता है अनटिल सर्टेन कंडीशंस आर फुलफिल्ड, जब तक वो कंडीशंस फुलफिल्ड नहीं हो जाती हैं, कुछ निश्चित कंडीशंस। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित। इन सच अ केस, ऐसे केस में कुछ भी लिखा हो नॉट विद इन स्टैंडिंग द डिलीवरी ऑफ द गुड टू द बायर, इससे बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो गुड्स की डिलीवरी वो बायर को हुई है या फिर ना हुई, और टू अ कैरियर या फिर उसके कैरियर को या बेली, किसी को भी ट्रांसमिशन के पर्पज़ के लिए इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। द प्रॉपर्टी इन द गुड डज नॉट पास टू द बायर, जो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो पास नहीं होगी बायर को अनटिल द कंडीशन इम्पोज बाय द सेलर आर फुलफिल्ड, जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती हैं जो हमारे सेलर ने लगाई हुई है। इसी के अंदर हमारा सबसेक्शन नंबर 2 है, ये हमारा सेक्शन नंबर 25 है, ठीक है, याद रखना। सबसेक्शन नंबर 2 के अंदर दिया गया वेयर गुड्स आर स्किप्ड और डिलीवर टू अ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कैरेज बाय रेलवे और बाय द बिल ऑफ लेडिंग और रेलवे रिसिप्ट, मतलब आपने जो गुड्स हैं वो शिप में दे दिए हैं या फिर रेलवे को दे दिए हैं, ठीक है, या फिर आपने कैरेज के लिए दे दिए हैं, ठीक है, जो कि हमारा रेलवे लेके जा रहा है या फिर शिप से जा रहे हैं, और आपने दे दिया है बिल ऑफ लेडिंग भी और रेलवे रिसिप्ट भी आपने दे दिए है। एज द केस में भी, जैसा भी केस होगा, द गुड्स आर डिलीवर टू द ऑर्डर ऑफ द सेलर, जो हमारे गुड्स हैं वो सेलर के ही ऑर्डर से डिलीवर होंगे और हिज एजेंट या फिर उसके एजेंट से। द सेलर इज प्राइमा फेसी डिजीम, जो हमारा सेलर है वो प्राइमा फेसी डीम कर लिया जाएगा, मतलब मान लिया जाएगा कि उसने राइट ऑफ डिस्पोजल अपने पास रखा हुआ है। देन हमारे पास सब सेक्शन नंबर 3 है वेयर द सेलर ऑफ द गुड ड्रॉज ऑन द बायर फॉर द प्राइज एंड ट्रांसमिट टू द बायर द बिल्स ऑफ एक्सचेंज टुगेदर विद द बिल्स ऑफ लेडिंग। यहाँ पर क्या करा हमारा जो बायर है, मतलब जो हमारा सेलर है, उसने एक बिल ड्रॉ करा है, बिल ऑफ लेडिंग के साथ ही उसने वो भेज दिया है। हैज़ द केस में भी, जिस तरीका भी कभी केस हो, द रेलवे रिसीव टू सिक्योर एक्सेप्टेंस और द पेमेंट ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, द बायर इज बाउंड टू रिटर्न द बिल ऑफ लेडिंग ऑन द रेलवे रिसिप्ट इफ इट डज नॉट ऑनर द बिल। मतलब क्या हुआ कि अगर आपने जो आपने बिल ऑफ एक्सचेंज भेजा है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि उसके अंदर आपको एक फिक्स्ड अमाउंट लिखा हुआ रहता है कि आपको इतने पैसे पे करने हैं इतनी डेट को। अगर आपका जो बायर है वो ऑनर नहीं करता है, मतलब वो पैसे नहीं पे करता है जितने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर रखे गए हैं, तो हमारा जो रेलवे है वो उन गुड्स को वापस लेकर आ जाएगा। और अगर वो रॉन्गफुली रिटेन कर लेता है बिल ऑफ लेडिंग को या फिर ये रेलवे रिसिप्ट को, तो प्रॉपर्टी इन द गुड डज नॉट पास टू हिम, तब भी जो हमारी प्रॉपर्टी है वो बायर को पास नहीं होने वाली है, ठीक है। सर्कमस्टेंसेज अंडर विच द राइट ऑफ डिस्पोजल में बी रिजर्व, कुछ सर्कमस्टेंसेज हैं हमारे पास जहाँ पर हमारा जो राइट ऑफ डिस्पोजल है वो रिजर्व करके रखा जा सकता है। फर्स्ट केस है हमारे पास इफ़ द गुड्स आर स्किप्ड, ये हमने पढ़ लिया, ये एनालाइज दिया हुआ है, जस्ट इसे आप स्किप कर दो, या तो एनालाइज पढ़ना होता है या प्रोविजन। देन हमारे पास है रिस्क प्राइमा फेसी पासिस विद द प्रॉपर्टी, मतलब रिस्क जो हमारा है वो प्रॉपर्टी के साथ ही पास हो जाता है, ये हमने ऊपर भी देखा था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 26, ये हमें सेक्शन नंबर 26 के अंदर दिया हुआ है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, जब तक कुछ अलग चीज़ें एग्रीड नहीं होती हैं, द गुड रिमेन एट द सेलर रिस्क अंटिल द प्रॉपर्टी, जो हमारे गुड्स हैं वो सेलर के रिस्क पर रहते हैं जब तक हमारी जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र नहीं हो जाती है बायर को। बट वैन द प्रॉपर्टी देयर इन ट्रांसफर टू द बायर, जब हमारी प्रॉपर्टी बायर को पास हो जाएगी, द गुड्स आर एट द बायर रिस्क, तब हमारे जो गुड्स हैं वो बायर के रिस्क पर हो जाएंगे, वेदर द डिलीवरी हैज़ बीन मेड और नॉट, चाहे डिलीवरी हुई हो या फिर ना हुई हो। इट इज़ प्रोवाइडेड डेट वेयर डिलीवरी हैज़ बीन डिलेड बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ आइदर बायर ऑफ सेलर, जहाँ पर हमारी जो डिलीवरी है वो डिले हो गई है, चाहे उसमें बायर का फॉल्ट है या फिर सेलर का फॉल्ट है, जो गुड्स हैं द गुड्स आर एट द रिस्क ऑफ द पार्टी इन फॉल्ट, तब हमारी जो गुड्स हैं वो उस पार्टी के रिस्क पर रहेंगे जो इस पार्टी के फॉल्ट की वजह से हमारी डिलीवरी डिले हुई है। रिगार्ड एनी लॉस विच माइट बी मच विच माइट नॉट हैव बीन अगर्ड बट सच फॉल्ट, चाहे कोई वहाँ पर लॉस हुआ हो या फिर ना हुआ हो।
प्रोवाइडेड ऑल्सो डैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़। इस सेक्शन के अंदर कुछ भी लिखा हुआ हो पर जो ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ हैं आपके सेलर और बायर की या फिर बेली की, ठीक है, वो गुड्स के लिए वो वैसी की वैसी ही रहेंगी। मतलब जैसे आप पहले गुड्स को देखभाल कर रहे थे और अब आपने गुड्स बेच दिए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका कोई गोडाउन है, आपने गोडाउन में से गुड्स बेच दिए और बाहर निकाल के रख दिए थे कि इतने बजे आकर ले जाना। तो अगर बायर नहीं आता है रात तक भी, तो आपको वो जो गुड्स अपनी फैक्ट्री के अंदर वापस रखने होंगे। मतलब आपकी जो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एज ऑनर वो अभी अभी रहेगी। फिर आपको एनालाइज दिया हुआ है। देन हमारे पास है लाइबिलिटी, सॉरी, ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर। जब हमारा कोई नॉन ओनर ट्रांसफ़र करता है टाइटल, ठीक है, ये हमारा सेक्शन नंबर 27 to 30 के अंदर दिया हुआ है। सेल बाय पर्सन नॉट द ओनर, ऐसा कोई बंदा सेल कर देता है जो कि ओनर नहीं था, सेक्शन नंबर 27। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। इस लॉ के जो प्रोविजन है उन्हें मद्देनजर रखते हुए और जो लॉ पहले बने हुए हैं उन्हें भी देखते हुए, वेयर द गुड्स आर सोल्ड बाय अ पर्सन हु इज़ नॉट द ऑनर। जब गुड्स ऐसे बंदे के द्वारा बेचे जाते हैं जो कि ऑनर नहीं है, देयर ऑफ एंड हु डज नॉट सेल देम अंडर द अथॉरिटी, और उन्हें वो बेच नहीं सकता है अपनी अथॉरिटी के अंदर विद द कंसेंट ऑफ द ऑनर, अपने जो ऑनर है उसके कंसेंट के साथ। द बायर एक्वायर नो बेटर टाइटल, तब हमारा जो बायर है उसे नो बेटर टाइटल, मतलब कोई उस जो बंदा बेच रहा है उससे ज़्यादा अच्छा कोई भी टाइटल नहीं मिल सकता है देन द सेलर, ठीक है। अनलेस द ओनर ऑफ द गुड, जब तक आपका जो ओनर है ना गुड्स का, इज बाय हिज कंडक्ट प्रिक्लूडेड फ्रॉम डिनाइंग द सेलर अथॉरिटी टू सेल। मतलब जो ट्रू ऑनर है आपका गुड्स का, वो अपने कंडक्ट से ऐसा ना बता दे कि जो आपका सेलर है उसके पास अथॉरिटी नहीं है उन गुड्स को बेचने की, तब तक हमारे बायर को कोई बेटर टाइटल नहीं मिलेगा उस बंदे से ज़्यादा अच्छा जो उन्हें बेच रहा था, ठीक है। प्रोवाइडेड डेट वेयर अ मर्चेंटाइल एजेंट, जब हमारा मर्चेंटाइल एजेंट, ठीक है, विद द कंसेंट ऑफ द ऑनर, ऑनर के कंसेंट के साथ इन पोजेशन ऑफ द गुड और फॉर अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एनी सेल मेड बाय हिम एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मर्चेंटाइल एजेंट शैल बी अ वैलिड एक्सप्रेसली अथॉरिटी बाय द ऑनर टू मेक द सेम, प्रोवाइडेड दैट द बायर एक्ट इन द गुड फेथ एंड हैज़ नॉट एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल नॉट इज दैट द सेलर हैज़ नो अथॉरिटी टू सेल। यहाँ पर क्या बोला है इन्होंने कि जहाँ पर हमारा कोई मर्चेंटाइल एजेंट है और ऑनर का कंसेंट भी है उसके साथ और गुड्स का पोजेशन भी है उसके साथ, तब आपका जो सेलर है वो गुड टाइटल दे सकता है बायर को। बट जो हमारा बायर है वो एक गुड फेथ के अंदर खरीद रहा हो और जो हमारा मर्चेंटाइल एजेंट है वो भी एक्ट कर रहा हो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, ठीक है, तब हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड रहेगा, ठीक। और वो आपकी जो अथॉरिटी है वो एक्सप्रेसली दी हुई होनी चाहिए, दैट्स इट। मतलब क्या है कि जो हमारा ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल है वो हो जाएगा, आपके पास ओनरशिप आ जाएगी अगर वो मर्चेंटाइल एजेंट है। इसके अंदर हमारी कुछ एक्सेप्शंस हैं वो हम देखते हैं। पहली है सेल बाय अ मर्चेंटाइल एजेंट, जो अभी हमने ऊपर भी पढ़ी थी। A sale by a mercantile agent to the good for the document would have not a good title to the buyer, ठीक है। If he was in possession of the good or document of title with the owner, उसके पास possession है, डॉक्यूमेंट है, ठीक है, कंसेंट है मतलब ओनर का। सेकंड पॉइंट है हमारे पास, इफ़ द सेल वॉज मेड बाय हिम व्हेन एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वही अगर वो सेल कर रहा है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, तब आपकी जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, ओनर का कंसेंट है तब ट्रांसफ़र हो जाएगी। तीसरा पॉइंट है, इफ़ द बायर हैड एक्ट इन अ गुड फेथ, अगर बायर एक गुड फेथ में उन गुड्स को खरीद रहा है, ठीक है, एंड हैज़ एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नो नोटिस, उसे कोई नोटिस नहीं था कि जो हमारा सेलर है उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है उन्हें बेचने की, तब भी हमारे जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। मर्चेंटाइल एजेंट कौन होता है आपका, ठीक है, मीन्स एन एजेंट हैविंग अ कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब ऐसा बंदा जिस जो कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर काम कर रहा हो। हैज़ सच एजेंट अथॉरिटी आइदर टू सेल, उसके पास अथॉरिटी हो या तो गुड्स को सेल करने की, कंजाइन करने की, फॉर द पर्पज ऑफ सेल्स, सेल के पर्पज़ के लिए वो कंजाइन कर सकता हो गुड्स को, या फिर गुड्स को बेच सकता हो, या फिर गुड्स को खरीद सकता हो, या फिर
उन गुड्स के अगेंस्ट में, मतलब उन गुड्स को एज अ सिक्योरिटी रखकर पैसे रेज कर सकता हो, तब हम उसे बोलते हैं कि हाँ ये हमारा एक मर्चेंटाइल एजेंट है। देन हमारे पास सेकंड पॉइंट है सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर। अगर हमारा कोई एक जॉइंट ओनर माल बेचता है तब क्या होगा? इफ़ वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ओनर, मतलब अलग अलग जो जॉइंट ओनर्स थे उनमें से कोई एक बंदा, ठीक है, हैज़ द सोल पोजेशन ऑफ देम बाय परमिशन ऑफ को ओनर, मतलब एक ही बंदे के पास पोजेशन है और परमिशन भी है उसके पास को ओनर की। द प्रॉपर्टी इन द गुड इज ट्रांसफर टू एनी पर्सन, तब जो हमारी प्रॉपर्टी है वो किसी भी बंदे को पास हो जा सकती है। इफ़ हु बाइज दैम फ्रॉम सच ऑफ द जॉइंट ओनर, जो उस जॉइंट ओनर से खरीद रहा है पर गुड फेथ के अंदर खरीद रहा होना चाहिए। एंड हैज़ नॉट एट अ टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नोटेड दैट द सेलर हैज़ नो अथॉरिटी टू सेल, और उसे जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तब पता नहीं होना चाहिए कि हमारे सेलर के पास अथॉरिटी नहीं है उन्हें बेचने की। देन हमारे पास पॉइंट नंबर 3 है सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ऐसा बंदा सेल कर रहा है जिसके पास पोजेशन तो है पर वॉइडेबल वो कॉन्ट्रैक्ट है। अब बायर वुड एक्वायर अ गुड टाइटल, बायर को तो गुड टाइटल मिल जाएगा, ठीक है, टू द गुड सोल्ड टू हिम बाय अ सेलर हु हैज़ ऑब्टेन पोजेशन ऑफ द गुड अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जिस बंदे को पोजेशन मिल गया था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ऑन द ग्राउंड ऑफ द कोर्जन, चाहे वो ग्राउंड हो पर कोर्जन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड इन्फ्लुएंस, प्रोवाइडेड दैट द कॉन्ट्रैक्ट हैड नॉट बीन डिसाइंड अंटिल द टाइम, प्रोवाइडेड डैट द कॉन्ट्रैक्ट हैड नॉट बीन रिसाइंडेड, मतलब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिसाइंड नहीं किया जा सकता है अंटिल द टाइम ऑफ द सेल, जब तक आपकी सेल नहीं हो जाती है। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आप एक बंदे के पास गए थे, देखो ठीक है, उस के सर पर आपने बंदूक रखी, उससे आप कुछ गुड्स ले आए और फिर आपने वो ही गुड्स किसी तीसरे बंदे को सेल कर दिए, तो तीसरे बंदे के पास एक गुड टाइटल आ जाएगा। और उससे पहले तो पता होना नहीं चाहिए कि आपने वो उससे लिए हैं, कोर्जन फ्रॉड वगैरह करके लिए हैं, ठीक है, वॉइडेबल आपका वो कॉन्ट्रैक्ट वो सब उसे नहीं पता चाहिए, वो गुड फेथ में खरीद रहा हो, तब जो ऑनरशिप है वो उससे ट्रांसफ़र हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट हमारे पास सेल बाय वन हु हैज़ ऑलरेडी सोल्ड द गुड, ऐसा बंदे के द्वारा सेल करिए जिसने ऑलरेडी गुड्स को सोल्ड कर दिया है बट कंटिन्यू इन द पोजेशन, पर उसके पास अभी भी पोजेशन है। ये है हमारा स्टोर वाला केस, जब मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया हुआ है। अगर आप जैसे कि किसी मेडिकल स्टोर पर कुछ दवाइयाँ लेने गए, उस बंदे ने आपकी दवाइयाँ अलग करके रख दी हैं, पर आप पैसे नहीं लेके गए थे, बोल के क्योंकि आधे घंटे बाद आऊँगा मैं आपको पैसे दे जाऊँगा, तो इतने में कोई दूसरा बंदा आता है और उन दवाइयों को ले जाता है, तब वो जो सेल है वो सही मानी जाएगी। पढ़ते हैं ये, इफ द पर्सन हैज़ सोल्ड गुड बट कंटिन्यू टू इन द पोजेशन, मतलब उस बंदे ने गुड्स तो सोल्ड कर दिया पर पोजेशन भी अभी उसके पास है, ऑफ देम, और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू देम, और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भी उसी के पास है। ही में सेल देम टू द थर्ड पर्सन, तो वो उन गुड्स को थर्ड पर्सन को सेल कर सकता है। एंड इफ़ द पर्सन ऑब्टेन द डिलीवरी देयर ऑफ इन गुड फेथ, और वो बंदा उन गुड्स की डिलीवरी ले लेता है गुड फेथ के अंदर, विदाउट नोटिस ऑफ द प्रीवियस सेल, और उसे पता नहीं है कि इनकी जो गुड्स हैं ये इनकी प्रीवियस सेल हो चुकी है, मतलब पहले भी सेल हो चुके हैं ये, ही वुड हैव अ गुड टाइटल टू देम, तब उसके पास एक गुड टाइटल आ जाएगा। ऑल्सो द प्रॉपर्टी इन द गुड हैड पास टू द बायर फर्स्ट बायर अर्लियर, चाहे जो प्रॉपर्टी वो पास्ड हो गई थी फर्स्ट बायर को पहले ही, अ प्लेज और अदर डिस्पोजन ऑफ द गुड और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बाय द सेलर, ऐसा कोई काम हमारा सेलर करता है इन पोजीशन और इक्वली वैलिड, तो भी वो हमारे वैलिड होंगे। देन हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है विच इज़ द सेल बाय बायर ऑब्टेन पोजेशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज वेस्टेड इन हिम। पढ़ते हैं, वेयर अ बायर विद द कंसेंट ऑफ द सेलर ऑब्टेन पोजेशन, जब हमारे बायर को पोजेशन मिल गया, मतलब क्या मिल गया, पोजेशन मिल गया है सेलर के कंसेंट से, ठीक है, गुड्स का, बिफोर द प्रॉपर्टी इन देम हैज़ पास टू हिम, प्रॉपर्टी अभी तक पास नहीं हुआ है पर आपको पोजेशन मिल गया है। ही में सेल प्लेज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ द गुड टू द थर्ड पार्टी, तब हमारा जो बायर है वो क्या कर सकता है, उन गुड्स को गिरवी भी रख सकता है, डिस्पोज भी कर सकता है और बेच भी सकता है थर्ड पार्टी को। एंड इफ सच पर्सन ऑब्टेन अ डिलीवरी ऑफ द गुड इन द गुड फेथ, और जिस बंदे को उसने बेचे हैं वो उन गुड्स की डिलीवरी ले लेता है गुड फेथ के अंडर, विदाउट द नोटिस ऑफ द लीन, मतलब लीन बोले तो ऐसा राइट होता है आपके पास जिससे आप डिलीवरी को रोक सकते हो, और अदर राइट ऑफ द ओरिजिनल सेलर इन रेस्पेक्ट टू द गुड्स, जो हमारे ओरिजिनल सेलर के राइट्स हैं उनके बारे में उसे नहीं पता है। ही वुड गेट अ गुड टाइटल टू देम, तो उसे एक गुड टाइटल मिल जाएगा और वो ऑनर बन जाएगा गुड्स का।
इसमें क्या बोला है कि आपने गोडाउन वाले को फ़ोन करा कि ये इतने मेरे गुड्स निकाल के रख देना, आप तीसरे बंदे को लेकर आए, आपने उसे बेच दिए, तो उस तीसरे बंदे को गुड टाइटल मिल जाएगा। हालांकि आप अभी तक ओनर नहीं थे, आपने पैसे उनके पे नहीं करे थे, पर आपके पास पोजेशन उनका आ गया था। ठीक है, दैट्स इट फॉर द फिफ्थ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ स्टॉपल। स्टॉपल से क्या इफेक्ट पड़ेंगे हमारे, वो हम देखते हैं अब। वेयर द बायर इज स्टॉपल्ड बाय द कंडक्ट फ्रॉम डिनाइंग द सेलर अथॉरिटी टू सेल। जब सॉरी वेयर द ऑनर इज स्टॉपर्ड बाय द कंडक्ट, जब आप ऑनर को स्टॉप्ड कर देते हो ना फ्रॉम डिनाइंग द सेलर अथॉरिटी, कि जो सेलर की अथॉरिटी है वो उसे डिनाई नहीं कर रहा है, ठीक है, द ट्रांसफरी विल गेट अ गुड टाइटल हैज अगेंस्ट द ट्रू ऑनर। तो फिर जो हमारा ट्रांसफरी है, मतलब जिसे गुड्स मिल रहे हैं, वो गुड टाइटल एक्वायर कर लेता है अगेंस्ट ट्रू ऑनर। बट बिफोर अ गुड टाइटल बाय स्टॉपल कैन बी मेड, अगर मतलब गुड टाइटल बनने से पहले स्टॉपल के द्वारा, इट मस्ट बी शो दैट द ट्रू ऑनर हैज actively suffused or held out that the other person is caution as true owner or person authorized to sell। इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। ए सेड टू बी, ए ने बी को कहा, अ बायर, जो कि एक बायर है, इन द प्रेजेंस ऑफ सी दैट ही इज द ऑनर ऑफ द हॉर्स। मतलब ए ने बी को बोला है कि वो घोड़े का मालिक है और सी वहां पर बैठा हुआ है, बट सी रिमाइंड साइलेंट थ्रो द हॉर्स बिलोंग टू हिम। पर जो हॉर्स है वो सी को बिलोंग करता है, फिर भी हमारे सी भाई साहब बैठे हुए हैं शांत। बी ब्रॉट द हॉर्स, फिर बी ने खरीद लिया घोड़ा ए से। हेयर द बी विल बी अ वैलिड, हेयर विल सॉरी हेयर बी विल गेट अ वैलिड टाइटल टू द हॉर्स इवन थ्रो द सेलर ए हैज नो टाइटल टू द हॉर्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि बी को एक गुड टाइटल मिल जाएगा, हालांकि ए के पास कोई टाइटल ही नहीं था, मतलब कोई हक ही नहीं था कि वो घोड़े को बेच दे। इन दिस केस सी बाय हिज ऑन कंडक्ट, जो हमारे सी भाई साहब ने, उन्होंने खुद के कंडक्ट से प्रिवेंट करा है, डिनाई करने से, कि ए के पास अथॉरिटी ही नहीं थी सेल करने की। हेयर सी साइलेंस हैज इंड्यूस बिलीव, यहाँ पर जो हमारे सी भाई साहब की साइलेंस है ना, उसने इंड्यूस कर दिया है सी को कि वो बिलीव करे कि ए जो है वो हमारा ऑनर है घोड़े का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। देन हमारे पास 7th पॉइंट है विच इज सेल बाय एन अनपेड सेलर। अगर हमारा कोई अनपेड सेलर सेल कर रहा है, तब उसके क्या, तब किस तरीके से हमारी ओनरशिप ट्रांसफर होती है। वेयर एन अनपेड सेलर सेल हु हैड एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लीन, जब हमारा कोई अनपेड सेलर अपना एक राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज करता है और स्टॉपेज इन ट्रांसिट रीसेल द गुड्स, या फिर अपना जो राइट है स्टॉपेज इन ट्रांसिट, मतलब जो गुड्स आपके ट्रक में जा रहे हैं उन्हें रुकवा देता है, रीसेल द गुड, उन्हें रीसेल कर सकता है। द बायर एक्वायर अ गुड टाइटल, जो फिर हमारा बायर होगा, मतलब जो दूसरा बायर होगा उसके पास एक गुड टाइटल आ जाता है, हैज़ अगेंस्ट द ओरिजिनल बायर, ओरिजिनल बायर के अगेंस्ट में, जो हमारा पहले खरीदने वाला था, जिसके खिलाफ हमने वो गुड्स को स्टॉप करवाया है। देन हमारे पास सेक्शन नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 है विच इज द सेल अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। सेल बाय एन ऑफिशियल रिसीवर या फिर लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी, मतलब कोई कोर्ट ने बंदा भेजा है, वो ऑफिशियल रिसीवर है, लिक्विडेटर है कंपनी का। गिव द परचेज अ वैलिड टाइटल, जो वो एसेट्स बेचेगा ना अब कंपनी के, तो जो बंदा खरीद रहा होगा उसे एक गुड टाइटल मिल जाएगा, हालांकि वो कंपनी से नहीं खरीद रहा है, लिक्विडेटर या फिर ऑफिशियल रिसीवर से वो उन्हें परचेज कर रहा है। परचेज ऑफ गुड फ्रॉम अ फाइंडर ऑफ गुड्स, अगर आप गुड्स परचेज करते हो फाइंडर ऑफ गुड्स से, विल गेट अ वैलिड टाइटल अंडर द सर्कमस्टेंसेज, आपको एक वैलिड टाइटल मिलता है अंडर द सर्कमस्टेंसेज, मतलब ऐसी कुछ परिस्थितियों के अंदर जो आपको सेक्शन नंबर 169 के अंदर दी गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। अ सेल बाय पॉय कैन कन्वे अ गुड टाइटल बाय द टू द बायर, अगर कोई पॉय मतलब जिस बंदे के पास आपने कुछ माल गिरवी रखा था, वो आपके माल को बेच देता है, तो भी आपके बायर के पास एक गुड टाइटल रहता है। देन हमारे पास है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, की किस तरीके से ये परफॉर्म होगा। अब ये हमें दिया गया सेक्शन नंबर 31 to 44 के अंदर।
The performance of contract of sale implies delivery of goods by the seller and the acceptance of the delivery of goods and payment of the price for them by the buyer in accordance of the terms and in accordance of the terms of the contract। यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है सेल की, उसका जो मतलब है कि आप डिलीवरी कर रहे हो गुड्स की सेलर से बायर को, और जो आपका बायर है वो एक्सेप्ट कर रहा है उस डिलीवरी को, उसके लिए वो प्राइस पे कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, जो आपकी टर्म्स आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी गई है उनको मद्देनज़र रखते हुए, उनको कंपेयर करते हुए। जो हमारी डेफिनेशन ऑफ डिलीवरी है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो हम इसे जल्दी जल्दी कर लेंगे। डिलीवरी मीन वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन होता है एक बंदे से दूसरे बंदे के लिए, ठीक है। फिजिकल पोजेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता है डिलीवरी के लिए। बायर शुड बी प्लेस इन द पोजीशन सो दैट ही कैन एक्सरसाइज द राइट ओवर द गुड्स। बायर ऐसी पोजीशन में आ सकता है कि वो अपना गुड्स के ऊपर राइट एक्सरसाइज कर सके। दस इफ द पोजेशन इज टेकन थ्रो अनफेयर मीन, अगर पोजेशन अनफेयर मीन्स के द्वारा लिया जा रहा है तो वहाँ पर कोई डिलीवरी ऑफ गुड नहीं होती है। डिलीवरी ऑफ गुड्स सोल्ड मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग विच द पार्टीज एग्रीज। डिलीवरी ऑफ गुड ऐसे भी हो सकती है जो चीज़ के लिए एग्री करा था पार्टीज ने करने को, वो चीज़ वो करके भी आपकी डिलीवरी मान सकते हैं। शैल बी ट्रीटेड एज द डिलीवरी ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजेशन ऑफ द बायर, कि आप जो गुड्स है बायर के पोजेशन में दे देते हो, और ऑफ एनी अदर अथोराइज्ड टू होल्ड एम, या फिर किसी बेली वगैरह है उसके एजेंट वगैरह को दे देते हो, तब भी आपकी डिलीवरी मान ली जाती है। डिलीवरी आपकी 3 टाइप की होती है, विच इज़ एक्चुअल, सिम्बॉलिक और कंस्ट्रक्टिव, ये हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं, ठीक है। ड्यूटीज़ ऑफ सेलर एंड बायर, क्या ड्यूटीज़ रहेंगी आपकी सेलर की और बायर की। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर द गुड, जो हमारा सेलर है उसकी ड्यूटी है कि वो डिलीवर करे गुड्स को, और जो बायर है उसकी ड्यूटी है कि वो एक्सेप्ट करे और पे करे उन गुड्स के लिए, टर्म्स को मद्देनज़र रखते हुए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की। पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट कंडीशन, जो हमारी पेमेंट और डिलीवरी है वो कॉन्करेंट कंडीशंस हैं। अनलेस अदरवाइज एग्रीड, जब तक तो कुछ अलग नहीं लिखा हुआ होता है। डिलीवरी ऑफ द गुड एंड पेमेंट ऑफ द प्राइस आर कॉन्करेंट कंडीशन, जो हमारी डिलीवरी ऑफ गुड है, जो पेमेंट है ना प्राइस की, वो कॉन्करेंट कंडीशन है। डेट इज़ टू से, जिसका मतलब हुआ कि दिस सेलर हैज़ बीन रेडी एंड विलिंग टू गिव पोजेशन ऑफ द गुड, जो हमारा सेलर है वो रेडी और विलिंग है पोजेशन देने के लिए गुड्स का बायर को, इन एक्सचेंज फॉर द प्राइस, प्राइस के एक्सचेंज में। एंड द बायर शैल बी रेडी एंड विलिंग टू पे, और जो हमारा बायर है वो भी रेडी है और विलिंग है पे करने के लिए प्राइस को, किस चीज़ के एक्सचेंज में, एक्सचेंज ऑफ द पोजेशन ऑफ द गुड, की उसे पोजेशन मिल रहा है गुड्स का। नेक्स्ट है हमारे पास रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब डिलीवरी करने के लिए हमारे पास क्या क्या रूल्स हैं, ठीक है। सेक्शन नंबर आपको दिए गए हैं ये 33 to 41 के अंदर, एक एक करके देखते हैं। डिलीवरी अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं भाई, फिर भी एक और बार पढ़ लो, और क्या भाई। सेक्शन नंबर 33 के अंदर दिया गया, ठीक है। सबसे पहली बात, डिलीवरी ऑफ गुड्स सोल्ड मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग, ठीक है। ऐसा कुछ काम कर कर हो सकती है जो पार्टीज़ ने एग्री करा था करने के लिए, हम फिर से ट्रीट कर सकते हैं एज अ डिलीवरी, या फिर कुछ ऐसा काम कर दो जो पुट कर दे आपके गुड्स को इन द पोजेशन ऑफ द बायर, या फिर किसी ऐसे बंदे के पोजेशन में जो कि उसके बिहाफ पर उन गुड्स को ले सकता है, उसके पास अथॉरिटी है। देन हमारे पास सेकंड पॉइंट है विच इज़ इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, अगर आपने पार्ट डिलीवरी करी है, जो कि हमारा सेक्शन नंबर 34 के अंदर हमें दिया हुआ है। डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ गुड्स, मतलब आप कुछ हिस्से की डिलीवरी कर रहे हो इन प्रोसेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द होल, पूरे की करने की जगह हैज़ द सेम इफेक्ट, उसका भी एक सेम इफेक्ट होगा जैसे कि आपकी पूरी डिलीवरी का होगा। फॉर द पर्पज ऑफ पासिंग द प्रॉपर्टी इन सच अ गुड हैज़ अ डिलीवरी ऑफ द होल, ठीक है। बट अ डिलीवरी ऑफ अ पार्ट ऑफ द गुड विद एन इंटेंशन ऑफ सर्विंग इट फ्रॉम द होल, पर अगर आप ऐसी इंटेंशन से कर रहे हो कि जो पूरी डिलीवरी आप उससे अलग दिखाना चाह रहे हो पार्ट डिलीवरी को, डज नॉट ऑपरेट, फिर वो ऑपरेट नहीं करेगी एज अ डिलीवरी ऑफ रिमाइंडर, ठीक है। मतलब कि जो आपने बाकी के गुड नहीं भेजे हो उनकी डिलीवरी उसकी नहीं मानी जाएगी, सिर्फ पार्ट की ही मानी जाएगी। देन हमारे पास थर्ड पॉइंट है विच इज़ द बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, हमारा जो बायर है उसे अप्लाई करना होगा डिलीवरी के लिए। अपार्ट फ्रॉम एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सेलर ऑफ द गुड इज़ नॉट बाउंड टू डिलीवर, जो हमारा सेलर है वो बाउंड नहीं है डिलीवर करने के लिए गुड्स को, जब तक उस जो बायर है वो अप्लाई नहीं कर देता है डिलीवरी के लिए। हमारा दिया गया सेक्शन नंबर 35 के अंदर। देन हमारे पास है फोर्थ पॉइंट विच इज द प्लेस ऑफ डिलीवरी। प्लेस ऑफ डिलीवरी इंपॉर्टेंट, आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क करके रखें।
वेदर इट इज़ फॉर द बायर टू टेक पोजेशन ऑफ द गुड, चाहे वो आपके बायर के लिए हो कि वो उसे कहाँ पोजेशन चाहिए गुड्स का, और फॉर द सेलर टू सेंड देम टू द बायर, या फिर सेलर के लिए हो कि उसे कहाँ पर सेंड करने हैं गुड्स को। इसका क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन है जो कि डिपेंड करेगा ईच केस पर कॉन्ट्रैक्ट के, मतलब कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बिटवीन द पार्टीज की, वो चाहे वो अब एक्सप्रेस हो या फिर इम्प्लाइड हो, पर वो डिपेंड करेगा हर केस के ऊपर कि कहाँ बायर को गुड चाहिए और कहाँ सेलर को डिलीवर करने हैं। अपार्ट फ्रॉम सच कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट से मतलब कॉन्ट्रैक्ट से अलग गुड सोल्ड आर टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ सेल। मतलब क्या हुआ इसका कि हमें गुड्स को वहीं पर ही डिलीवर करना है जहाँ पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एंड गुड एग्री टू बी सोल्ड, और हमारे जो गुड्स हैं वो एग्री हुए हैं बेचने के लिए। सोल्ड आर टू बी डिलीवर एट अ प्लेस, उसी प्लेस पर एट विच दे आर टाइम, उसी टाइम पर जिस टाइम पर वो एग्रीमेंट हुआ था सेल करने के लिए, एग्रीमेंट टू सेल हुआ था। और इफ़ इट इज़ नॉट देन इन एग्जिस्टेंस, अगर वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है एट द प्लेस एट विच दे आर मैन्युफैक्चर्ड, तो हम उस प्लेस पर उन्हें डिलीवर करेंगे जहाँ पर वो हमारे मैन्युफैक्चर होने वाले हैं। देन हमारा फिफ्थ पॉइंट है टाइम ऑफ डिलीवरी की, क्या टाइम होगा डिलीवरी का। वेयर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंडर में सेलर इज बाउंड टू सेंड द गुड टू द बायर, हमारा जो सेलर है वो बाउंड है, मतलब ठीक है, मजबूर है, जो भी है उसका कर्तव्य है सेलर का कि वो गुड्स को सेंड करे बायर को, बट नॉट टाइम फॉर सेंडिंग दैम इज़ फिक्स्ड, पर कोई भी टाइम उसने फिक्स नहीं किया हुआ है कि किस टाइम के अंदर अंदर उससे वो जो गुड्स हैं वो सेंड करने हैं। तो जो बायर है हमारा वो बाउंड होगा उन्हें सेंड करने के लिए एक रीजनेबल टाइम के अंदर। देन वी हैव अ सिक्स पॉइंट विच इज गुड्स इन पोजेशन ऑफ अ थर्ड पार्टी, अगर गुड थर्ड पार्टी के पोजेशन में तब क्या होगा। वेयर द गुड एट द टाइम ऑफ सेल आर इन द पोजेशन ऑफ अ थर्ड पर्सन, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा था तब हमारे गुड थर्ड पार्टी के पोजेशन में है। देर इज़ नो डिलीवरी, तब हमारी कोई डिलीवरी नहीं मानी जाएगी अनलेस एंड अनटिल सच थर्ड पार्टी एक्नॉलेज टू द बायर, जब तक हमारी थर्ड पार्टी एक्नॉलेज ना कर दे बायर को डेट ही होल्ड द गुड ऑन हिज बिहाफ, कि जो थर्ड पार्टी है वो सेलर के बिहाफ पर उन गुड्स को होल्ड कर रही है। प्रोवाइडेड डेट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल इफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ इशू ऑफ ट्रांसफर एनी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, इस सेक्शन में कुछ भी दिया हो उससे बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो हमारा टाइटल है वो वैसे का ही वैसा रहेगा। देन हमारे पास है टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी, टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी मतलब ऑफर, टेंडर का मतलब होता है ऑफर। डिमांड और टेंडर ऑफ डिलीवरी में बी ट्रेडेड एज इन इफेक्चुअल, आपके जो डिमांड है या फिर टेंडर मतलब डिलीवरी करने का, उसे हम हैज़ इनफैक्चुअल मान सकते हैं अनलेस मेड अ रीजनेबल आर, मेड एट अ रीजनेबल आर, जब तक कोई एक रीजनेबल आर के अंदर नहीं होता है। व्हाट इज रीजनेबल आर, अब यहाँ पर जो रीजनेबल आर वो भी हमारा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा, मतलब केस टू केस डिपेंड करेगा। सेक्शन देखते हुए चले, हमारी सेक्शन के ऊपर अलग से एक वीडियो बनी हुई है सारे ही चैप्टर्स के सारे ही एक्ट्स की, वो आप देख लें। एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी, हमारे जो एक्सपेंसेस होने हैं डिलीवरी के लिए वो कौन पे करेगा। एक्सपेंसेस ऑफ एंड इंसेंटिटल टू पुटिंग द गुड इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट, जो हमारी इंसेंटिटल है गुड्स को पुट करने के लिए एक डिलीवर स्टेट में, वो बॉन्ड करे जाते हैं सेलर के द्वारा इन दी एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्रेरी, अगर हमारा कोई विपरीत चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मतलब जैसे कि अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अलग से नहीं लिखा है कि जो हमारा एक्सपेंसेस है वो बायर पे करेगा, देन इस केस में हमारा जो सेलर है वो पे करता है एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, अगर आपने कोई रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवर कर दी है तब क्या होगा। सेक्शन नंबर 37 के अंदर ये आपको दिया हुआ है, इसके अंदर हमारे 3 सब सेक्शंस होंगे। फर्स्ट, वेयर द सेलर डिलीवर टू द बायर अ क्वांटिटी ऑफ गुड लेस देन ही कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल, जब हमारे सेलर ने जितनी क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या हुई थी, मतलब जितनी क्वांटिटी हमारी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर निश्चित हुई थी उससे वो कम भेज रहा है, द बायर में रिजेक्ट देम, तो हमारा बायर जो है वो रिजेक्ट कर सकता है उन्हें। अगर हमारे बायर ने उन गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है तब उसे वो पे करना होगा अमाउंट जितना कि कॉन्ट्रैक्ट रेट पर था, हाफ के लिए ही, पूरे के लिए नहीं। वेयर द सेलर डिलीवर टू द बायर अ क्वांटिटी ऑफ गुड लार्जर देन ही कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल, अब क्या हुआ कि जितनी कॉन्ट्रैक्ट
के अंदर हमारी जो क्वांटिटी थी वो निश्चित हुई थी, ठीक है, उससे ज़्यादा बेच दी है। द बायर में एक्सेप्ट द गुड, अब हमारा बायर क्या कर सकता है, या तो गुड्स को एक्सेप्ट कर ले इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, जो इंक्लूडेड है कॉन्ट्रैक्ट में, और रिजेक्ट कर दे जो बचे हुए हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा है उन्हें रिजेक्ट कर दे, या फिर वो रिजेक्ट कर सकता है सारे के सारे को ही। इफ़ द बायर एक्सेप्ट द होल ऑफ द गुड, अगर बायर सारे के सारे गुड को एक्सेप्ट कर लेता है तब उसे कॉन्ट्रैक्ट रेट के हिसाब से ही पैसे पे करने होंगे सेलर को एक्स्ट्रा गुड्स के लिए। सबसेक्शन नंबर 3 है वेयर द सेलर डिलीवर टू द बायर द गुड ही कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल मिक्स विद द गुड ऑफ अ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर आपने गुड्स मंगाए थे डिस्क्रिप्शन से, पर जो हमारे सेलर साहब है ना, उन्होंने दूसरे डिस्क्रिप्शन के साथ मिक्स करके वो गुड दे दिया, मतलब आधे जिस डिस्क्रिप्शन के बताए थे उसके हैं और आधे दूसरे हैं। द बायर में एक्सेप्ट द गुड, तब हमारा बायर एक्सेप्ट कर सकता है गुड्स को विच आर इन अकॉर्डेंस, जो हमारे डिस्क्रिप्शन से मिलते हैं, द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिजेक्ट, या फिर उन्हें रिजेक्ट कर सकता है, और या फिर जो सारे के सारे गुड्स हैं उन्हें भी रिजेक्ट वो कर सकता है। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन आर सब्जेक्टेड टू एनी यूजेज ऑफ ट्रेड, स्पेशल एग्रीमेंट और कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टी। जो प्रोविजन है इस सेक्शन का वो सब्जेक्टेड रहेगा यूजेज ऑफ ट्रेड से, ठीक है, स्पेशल एग्रीमेंट से, जो कि कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज हो सकता है, विच इज़ ऑल्सो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। देन हमारे पास 10th पॉइंट है विच इज़ द इंस्टॉलमेंट डिलीवरी। अगर आप इंस्टॉलमेंट के अंदर डिलीवरी कर रहे हो, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, जब तक कुछ विपरीत नहीं आपके बीच में एग्री हुआ है, द बायर इज़ नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द डिलीवरी। हमारा जो बायर है वो बाउंड नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए डिलीवरी को इंस्टॉलमेंट्स में। द राइट एंड लाइबिलिटी इन केस ऑफ अ डिलीवरी बाय इंस्टॉलमेंट एंड पेमेंट देयर ऑन मे बी डिटरमाइंड बाय द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो हमारे राइट्स और लाइबिलिटीज़ हैं वो पार्टीज़ के द्वारा ही डिटरमाइन किए जाएंगे अगर आपकी पेमेंट या फिर डिलीवरी गुड्स की इंस्टॉलमेंट्स में हो रही है तो। देन हमारे पास 11th पॉइंट है विच इज़ द डिलीवरी टू कैरियर। अगर आपने कैरियर को डिलीवरी कर दी है तब क्या होगा, सब्जेक्ट टू द टर्म्स ऑफ द कंडीशन द डिलीवरी ऑफ द गुड टू द कैरियर फॉर द ट्रांसमिशन टू द बायर इज प्राइमा फेसी डीप टू द डिलीवरी टू द बायर। तब हम उसे पहले इंस्टेंस में ही मान लेते हैं कि जो हमारे गुड्स की डिलीवरी वो बायर को हो गई है। देन हमारे पास 12th पॉइंट है विच इज़ द डिटरेशन ड्यूरिंग ट्रांसिट। अगर कुछ चीज़ें खराब हो जाती हैं ट्रांसिट में, वेयर गुड्स आर डिलीवर एट अ डिस्टिंक्ट प्लेस, मतलब किसी दूसरी प्लेस पर भी डिलीवर होने थे, द लाइबिलिटी फॉर डिटरेशन नेसेसरली इंक्रेडिएंट टू द कॉर्स ऑफ ट्रांसिट विल फॉल ऑन द बायर। तब हमारी जो लाइबिलिटीज़ हैं डिटरेशन की वो फॉल करेंगी बायर के ऊपर। थ्रो द सेलर एग्री टू डिलीवर एट हिज ऑन रिस्क, चाहे हमारे सेलर ने ये एग्री करा हो कि वह अपने रिस्क पर ही उन्हें डिलीवर कर रहा है, तब भी जो हमारी जो डिटरेशन के लिए क्या है लाइबिलिटीज़ हैं वो बॉन्ड करी जाएंगी सेलर के बायर के द्वारा ही। देन हमारे पास 13th पॉइंट है विच इज़ बायर राइट टू एग्जामाइन द गुड। हमारे बायर के पास राइट होना चाहिए कि वो एग्जामाइन कर सके गुड्स को, मतलब देख सके कि गुड्स सही है या नहीं है। वेयर गुड्स आर डिलीवर टू द बायर, जब हमारे गुड्स बायर को डिलीवर कर दिए जाते हैं, वॉज हु हैज़ नॉट प्रीवियसली एग्जामाइंड दैम, जिस बायर ने उन्हें गुड्स को पहले भी नहीं देखा है, ही इज़ इंटाइटल्ड टू अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्जामाइनिंग दैम इन ऑर्डर टू असरटेन वेदर दे आर ऑफ कंफर्मिटी विद द कॉन्ट्रैक्ट। तब वो इंटाइटल्ड है, मतलब वो हकदार है, उसे एक ऐसी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जिससे वो उन गुड्स को एग्जामाइन कर सके और ये चीज़ असरटेन कर सके जो हमारे गुड्स हैं वो उसी डिस्क्रिप्शन के हैं जो हमने मंगाए थे। अनलेस अदरवाइज एग्रीड द सेलर इज़ बाउंड, जो हमारा वो सेलर है वो बाउंड होगा रिक्वेस्ट करने के लिए ऑन रिक्वेस्ट टू अफोर्ड द बायर अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, कि हमारे बायर को हमारा जो सेलर है वो एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे गुड्स एग्जामाइन करने के लिए। देन रूल्स रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड। कुछ रूल्स हैं जो कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी से रिलेटेड हैं, ये हमारा शायद लास्ट पॉइंट होगा। आइए देखते हैं रूल्स रिलेटेड टू द एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। द बायर इज डीम्ड टू हैव एक्सेप्ट द गुड्स व्हेन ही इंटीमेट टू द सेलर दैट ही एक्सेप्ट दैम। जब हमारा बायर सेलर से बता देता है कि उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है, तब हम मान लेते हैं कि हाँ बायर ने उन गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है। और व्हेन द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड टू हिम, और जब गुड्स डिलीवर हो गए हैं उसको, और एंड ही डज एनी एक्ट इन रिलेशन टू विच इज इनकंसिस्टेंट विद द ऑनरशिप ऑफ द सेलर।
मतलब कुछ ऐसा वो काम करता है जो कि इनकंसिस्टेंट है, मतलब जो नॉर्मल रूप से होता ही नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई काम करता है, तब हम उसे मान लेते हैं कि बायर ने हमारे जो गुड्स हैं वो एक्सेप्ट कर लिए हैं। और व्हेन आफ्टर द लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम, या फिर जो एक रीजनेबल टाइम था उन्हें रिटर्न करने का वो भी खत्म हो गया है, ही रिटेन द गुड विदाउट इंटीमेटिंग टू द सेलर, और उसने गुड्स अभी तक रिटेन करे हुए हैं पर सेलर को नहीं बताया है, डेट ही रिजेक्ट दैम, कि उसने वो गुड्स को रिजेक्ट करा है, तब भी हम मान लेंगे कि बायर ने उन गुड्स को एक्सेप्ट करा है। आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हो ऑन सेल और रिटर्न बेसिस वाले में, जो हमने इसी चैप्टर में पढ़ा था। देन हमारे पास है बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न द गुड्स, सेक्शन नंबर 43 के अंदर आपके ये दिया हुआ है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, जब तक कुछ एग्री नहीं होता है, गुड्स वर वेयर गुड्स आर डिलीवर, जहाँ आपके जो गुड्स डिलीवर करे गए हैं बायर को, एंड ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैम, और बायर ने बोल दिया कि मैं इन्हें नहीं लूँगा, हैविंग द राइट सो टू डू, ही इज़ नॉट बाउंड टू रिटर्न दैम, तो उसके पास ऐसा राइट है कि वो उन्हें रिटर्न करने के लिए बाउंड नहीं है, उसका वो काम नहीं है कि उन गुड्स को वो रिटर्न करे सेलर को वो खुद ही लेके जाने होंगे, बट इट इज़ सफिशिएंट इफ़ ही इंटीमेट टू द सेलर, पर सिर्फ इतना ही सफिशिएंट होगा कि वो सेलर को बता दे कि उसे वो गुड्स नहीं लेने हैं, वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये हमारा दिया गया था सेक्शन नंबर 43 के अंदर। देन हमारे पास हमारा लास्ट सेक्शन है विच इज़ द लाइबिलिटी ऑफ बायर। बायर की क्या लाइबिलिटी होंगी मना करने के लिए, या फिर रिफ्यूज़ मतलब मना करने के लिए डिलीवरी ऑफ गुड्स को, अगर वो डिलीवरी लेने से मना कर देता है देन फिर बायर की हमारी क्या लाइबिलिटीज़ हैं। सेक्शन नंबर 44 के अंदर आपको ये दिया गया है, वेयर द सेलर इज़ रेडी एंड विलिंग टू डिलीवर द गुड एंड रिक्वेस्ट द बायर टू टेक द डिलीवरी। तो देखो हमारे यहाँ पर सेलर तो रेडी है और विलिंग भी है, मतलब वो गुड भेजना भी चाहता है, डिलीवर करना भी चाहता है, और रिक्वेस्ट भी कर रहा है बायर से कि मेरे आप डिलीवरी ले लो, एंड द बायर डज नॉट विज इन अ रीजनेबल टाइम, और जो हमारा बायर है वो रीजनेबल टाइम के अंदर उस रिक्वेस्ट के, ठीक है, द बायर डज नॉट विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर सच रिक्वेस्ट टेक डिलीवरी ऑफ गुड्स, अगर हमारा बायर जो वो डिलीवरी नहीं लेता है रीजनेबल टाइम के अंदर, देन ही इज़ लाइबल टू द सेलर फॉर द एनी लॉस ओकेशन बाय हिज नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल, तो उसके जो मना करने से हमारे बायर को कोई भी लॉस होगा उसके लिए वो लाइबल रहेगा हमारा बायर टू टेक द डिलीवरी, एंड ऑल्सो फॉर अ रीजनेबल चार्ज, और उस पर रीजनेबल चार्ज भी लगाए जा सकते हैं केयर के लिए और कस्टम्स के लिए, ठीक है, गुड्स की। प्रोवाइडेड फर्दर नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द राइट ऑफ द सेलर, इस सेक्शन में कुछ भी लिखा हो पर वो सेलर के जो राइट्स हैं उन्हें अफेक्ट नहीं करता है, वेयर द नेगलेक्ट और रिफ्यूजल ऑफ द बायर टू टेक द अमाउंट टू द रिप्यूटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जब हमारा बायर मना कर देगा उन्हें लेने से तब हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हो जाता है रेप्यूटेड, कैंसिल हो जाता है, देन हमारा जो बायर है उसे वो उन गुड्स को वो फर्दर भी सेल कर सकता है। तो कंग्रेचुलेशंस आप सभी लोगों को, इस सेक्शन के साथ हमने ये यूनिट भी ख़त्म कर ली है। नेक्स्ट यूनिट हम लास्ट हमारी जो यूनिट है वो करेंगे द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की। थैंक यू।